हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जिसमें क्या हम लोग को बात करना है, गुणन गति। तो देखो, गुणन गति क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि गुणन गति क्या है। इसके पहले हम लोगों ने कौन सी गति के बारे में पढ़ रखा है और गुणन गति बेसिकली किस तरह के वस्तु के बारे में पढ़ा जाता है, तो ये हम लोग को सबसे पहले समझना है ये कि पिंड क्या होता है। देखो, पिंड दो तरह के होते हैं। अगर अब तक हम लोग जो भी यांत्रिकी या जो भी हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है उसमें क्या माना गया है कि वस्तु जो है वो एक बिंदु है। क्या है? एक वस्तु एक बिंदु है और बिंदु की क्या स्थिति है इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना? तो देखो, बिंदु पर कभी भी जो बल लगेगा ना वो बल ही लग सकता है, एक ही बल लग सकता है। एक अगर मतलब एक ही बल कहने का सेंस ये है कि बिंदु पर सिंपली बल ही लग सकता है, बल आघूर्ण नहीं लग सकता है। ठीक है ना? तो क्यों नहीं लग सकता है? इसका कारण ये है कि बिंदु को रोटेट कराने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर वहीं पर पिंड की बात करें तो पिंड मतलब हो गया कि जिसकी आकृति और आकार हो। पिंड मतलब वो हो गया जिसकी आकृति और आकार हो। यदि आकृति और आकार है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पिंड बोलेंगे। और इस पिंड के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। तो अब देखो, पिंड भी दो तरह का हो गया, एक जो रिजिड नहीं होती है, डिफॉर्म हो सकती है, और एक यानी कि जो विकृत हो सकती है, और विकृत होने वाले पिंड होते हैं, और एक ऐसी पिंड जो डिफॉर्म नहीं हो सकती, यानी कि कितना भी बल लगा दीजिए उस पिंड का आकार और आकृति दोनों ही नहीं बदलेगा। तो पिंड भी ऐसे पिंड जिन पे कितना भी बल आरोपित कर दिया जाए और उसकी आकार और आकृति नहीं बदले, उस पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड। क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड। दृढ़ दृढ़ पिंड। ठीक है ना? ये सही से उसका बन नहीं रहा है, बाय द वे। दृढ़ पिंड हो गया ना? तो दृढ़ पिंड किसे बोलेंगे? मतलब जिस पिंड पर बल लगाने के बाद भी उसके आकृति और आकार में परिवर्तन ना आए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड बोलते हैं। तो जो अब हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले? दृढ़ पिंड के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब अगली बात समझते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे दृढ़ पिंड की तो कैसी कैसी गति कर सकता है, तो जो सबसे सरलतम गति होती है यानी रेखी गति जिसको बोलते हैं, तो दृढ़ पिंड की रेखी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरी गति। क्या बोलते हैं? स्थानांतरी गति। ठीक है ना? मतलब स्थानांतरी गति मतलब क्या हो गया? जिसमें वो अपने स्थान को बदल रही है। तो पिंड मैंने क्या बोला है? जब किसी वस्तु को बिंदु की तरह से देखते हैं तो वहां पर रेखी गति होती है, वक्र रेखी गति होती है, या फिर ऐसे ही आपका सरल उलट गति, या फिर जो भी आप ये समझिए कि अगर आप उसकी बात करते हैं बिंदु की तरह से देखते हैं तो या रेखी बोलेंगे, वन डायमेंशनल, या फिर आप क्या बोलेंगे? वक्र रेखी गति बोलेंगे। जैसे वृत्तीय गति एक बिंदु की गति है। आप जरा सोचिए ना, वृत्तीय गति में आपने क्या किया था? किसी बिंदु को तो मूव करा रहे थे, तो बिंदु की गति को हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं। लेकिन जब वही उसी तरह की गति लेकिन अगर पिंड की गति हम लोग बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? घूर्णन गति। तो अब क्या होता है घूर्णन गति? इसके बारे में हम लोग पहले सबसे पहले ये समझ लें कि स्थानांतरी गति एक रेखी गति है। घूर्णन गति कौन सी गति है? घूर्णन गति, देखो घूर्णन गति क्या है कि किसी अक्ष पे ये गति जो होती है किसी अक्ष पे होती है, यानी किसी एक्सिस पर होती है। यहां पर एक एक्सिस होता है, जिस एक्सिस के सापेक्ष जो पिंड होगा वो क्या होगा? उसकी दूरी क्या होगी? कभी नहीं बदलेगी, पर स्थान क्या होगा? बदलता चला जाता है। तो ये क्या हो गया? घूर्णन गति हो गया। घूर्णन गति के साथ साथ अगर पिंड की गति की बात करेंगे तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कंपन गति। ठीक है ना? तो बेसिकली अगर हम लोग पिंड की गति की बात करेंगे तो पिंड की गति तीन तरह की हो गई। एक स्थानांतरी गति, जिसमें क्या होगा? पिंड के सभी बिंदुओं का वेग क्या होगा? समान होगा। सभी के सभी बिंदुओं का वेग क्या होगा? समान होगा। यहां पर अगर क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो इसके यहां पे बहुत सारे अगर बिंदु है ए बी सी डी, तो सारे बिंदु का जो वेग होगा वो क्या होगा? एक समान होगा। सबका वेग क्या होगा? एक समान होगा। वेग भी समान होगा, सबने स्थान समान बदले होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं स्थानांतरी गति। क्या बोलते हैं? स्थानांतरी गति। यदि हम लोग घूर्णन गति की बात करेंगे तो घूर्णन गति में क्या होता है
कि मान लीजिए कोई वस्तु है जो किसी कहीं पर ऐसे रोटेट करके यहां से यहां चला गया। अब क्या देख रहे हैं कि अलग अलग, मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। आप देख रहे हैं कि जो ए है वो उतना ही समय में ज्यादा गति कर लिया, ज्यादा दूरी तय कर लिया। इसका मतलब साफ है कि जो इसका वेग होगा वो कुछ और होगा, इसका कुछ और वेग होगा, इसका कुछ और वेग होगा, और इसका कुछ और वेग होगा। यानी कि हर बिंदु का हम देख रहे हैं जो कि अक्ष से जितनी दूरी पर स्थित है उस हिसाब से उसके वेग में भी क्या है, अंतर है। ठीक है ना। तो जब इस तरह की गति होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। किसी अक्ष के सापेक्ष में अगर कोई हर बिंदु की अलग अलग गति है, अलग अलग वेग है उनसे, लेकिन बिंदुओं की दूरी नहीं बढ़ रही है। अक्ष से देखिए, अक्ष से यहां पे भी उतनी दूरी है, यहां पर भी उतनी दूरी है, अक्ष से दूरी नहीं बढ़ रही है, फिर भी अलग अलग बिंदु का जो कि अक्ष से अलग अलग दूरी पर स्थित है उन सब के वेग भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इस तरह की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। कंपन गति आपको पता ही है कि जब क्या हो कि आगे ऐसा कोई पार्टिकल आपस में, जैसे कोई पिंड है, जैसे मोबाइल फोन ही हो गया, वो क्या कब वाइब्रेट कर रहा है कि जब वो आगे जा रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह की जब गति होती है जिसमें हमेशा त्वरण क्या हो, नकारात्मक यानी निगेटिव एक्सीलरेशन हमेशा हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कंपन गति हो जाएगा। यहां क्या हो गया, कंपन गति, यहां क्या हो गया, घूर्णन गति, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरी गति। क्या बोला गया, स्थानांतरी गति। अब देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे क्या अंतर है, अब तक हम लोगों ने जो स्थानांतरी गति पढ़ी है, तो बेसिकली जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, स्थानांतरी गति। इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एकदम समान स्थानांतरी, ठीक है। स्थानांतरी हो सकता है कि मेरे स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो, इसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, स्थानांतरी गति। ठीक है ना। अब स्थानांतरी गति क्या होता है कि जब हम लोग स्थान की बात करते हैं तो वो अपना सबके सब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है ना। यहां तक तो समझ में आता है। घूर्णन गति में क्या होगा, सेम नहीं होगा। घूर्णन गति में क्या होगा, कभी भी इन सब पार्टिकल का वेलोसिटी यानी अलग अलग जो पार्टिकल होंगे, ये अगर यहां से यहां चला गया, ऐसा गिर भी गया, तो यहाँ पे कौन सा गति हुआ है, ये क्या हो गया, घूर्णन गति हो गया। क्योंकि सबका जो भी अक्ष से जितनी दूरी पर स्थित है उन सबका वेग क्या होगा, अलग अलग होगा। वेग क्या होगा, अलग अलग होगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे जड़त्व की, तो स्थानांतरी गति का जो विरोध करता है वो कौन करता है, स्थानांतरी गति का जो विरोध करता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, द्रव्यमान करता है। कौन करता है, द्रव्यमान करता है। ठीक है ना। तो जड़त्व का जो गुण होता है स्थानांतरी गति में, वो किसकी वजह से होता है, द्रव्यमान की वजह से होता है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे, ठीक है ना, अगर घूर्णन गति की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो गया, जड़त्व आघूर्ण। क्या होगा, यहां पर जो गति का यानी कि घूर्णन गति का जो विरोध करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व आघूर्ण। तो एक बात समझ लेना है कि अगर आपसे बोलता है कि क्या होता है जड़त्व आघूर्ण, तो आप बोल सकते हैं घूर्णन गति का जड़त्व ही जड़त्व आघूर्ण है। यानी कि जो इनर्शिया का गुण होता है, यानी जड़त्व का जो गुण होता है किसी वस्तु के अंदर, जड़त्व कहने का मतलब क्या है कि जो जैसा है वैसा रहना चाहता है। जैसे मान लीजिए आज की सुबह में अगर आप रजाई में हैं तो आप क्या होते हैं, आपका वो जड़त्व है वहां पे। ठीक है ना। क्या कि आप चाहते हैं कि आप उसी में बने रहें। ठीक है। लेकिन यह संभव नहीं है, आपको उठना जरूर पड़ेगा। ठीक है ना। तो जड़त्व का मतलब क्या हो गया कि जिस भी स्थिति में है, जिस भी अवस्था में है, वो उसमें बने रहना चाहते हैं। तो यानी कि क्या हो गया, यदि स्थानांतरी गति होगा तो अगर वो स्थिर अवस्था में है उसको क्या करना है, गति अवस्था में आना है, तो उस केस में भी उसको क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान उसका विरोध करेगा। और अगर गति अवस्था में और उसको फिर स्थित अवस्था में जाना है, ठीक है ना, रेस्ट पोजीशन में जाना है, तो वहां पर भी उसको क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान उसका क्या करेगा, अवरोध करेगा, विरोध करेगा एक तरह से। तो यानी कि द्रव्यमान जो है वो गति से स्थिर भी नहीं होने देता है और स्थिर से गति भी नहीं होने देता है। ठीक है ना। वो किस केस में होता है, स्थानांतरी गति में। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे घूर्णन गति की, तो घूर्णन गति में भी कोई चीज ऐसा होगा ना जो घूमने नहीं देता है। तो जो घूमने नहीं देता है वो कौन नहीं देता है, जड़त्व आघूर्ण
घूमने नहीं देता है। यानी जो जड़त्व का कारण होता है वहां पे क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। अब देखिए द्रव्यमान को आप किससे निरूपित करते हैं, एम से। जड़त्व आघूर्ण को निरूपित करते हैं आई से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि एम आर स्क्वायर कैसे, लेकिन जड़त्व आघूर्ण का क्या हो गया, एम आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण का। और जड़त्व का तो आप लोग जानते ही हैं, द्रव्यमान का तो जानते ही हैं, जो m होता है। यानी फिर से मैं आपको बता दूं, जो रोल प्ले करता है m एक स्थानांतरी गति में, वही रोल प्ले करता है कौन, कौन करता है, जड़त्व आघूर्ण एक घूर्णन गति में। चलिए ठीक है, अब हम लोग पूरी चीजों को एक बार बढ़िया से देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं स्थानांतरी गति के, और उसको हम लोग किस तरह से घूर्णन गति में वो कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां लिस्ट लिखते हैं, स्थानांतरी गति। स्थानांतरी गति में क्या होगा, और घूर्णन गति। देखो क्या है कि मैं शब्दों को मैं फिर से बता दूं कि बहुत सारा प्रयास करने के बाद मैं अपने आप को संपूर्णतः हिंदी में किया हूं। ठीक है ना, तो मैं हिंदी में आपसे हो सकता है कि कम जानता हूं, दिस इज क्वाइट सर्टेन, बिकॉज कि मेरी जो कंप्लीटली लैंग्वेज जो मेरा है वो इंग्लिश ही है। पर सिर्फ इस बात को ध्यान रखते हुए कि आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो हिंदी माध्यम से होकर आते हैं, उन्हीं के बस भलाई के लिए मैंने क्या किया है कि अपने आप को संपूर्णतः हिंदी में रूपांतरित कर लिया है। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो संभावना होती है जब आप किसी नए जगह जाते हैं तो वहां गलती होने की संभावना होती है। तो अगर कहीं पे आप मुझे मात्रा या किसी भी जगह पे गलत पाते हैं तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि कंप्लीटली मैं फिर से बोल दूं कि जो मेरा मोड है वो इंग्लिश ही था। तो स्थानांतरी गति या ट्रांसलेटरी मोशन में क्या चीज होता है जो घूर्णन गति में कहेंगे, तो सबसे पहली बात हम लोग कहते हैं जड़त्व की। किसकी बात करते हैं, जड़त्व की। तो जड़त्व इसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा। इसमें जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान हो गया। इसमें जड़त्व क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण की, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो द्रव्यमान मतलब क्या हो गया, m मास हो गया, और जड़त्व आघूर्ण बराबर हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, mr स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे विस्थापन की, विस्थापन की, तो ये सब आप लोगों ने बात किया हुआ है पहले भी कि विस्थापन को अगर हम लोग यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, कोणीय विस्थापन को, विस्थापन से, और कोणीय विस्थापन को किससे निरूपित करेंगे हम लोग, थीटा से, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, S/R, है ना, यही तो होता है ना, यही रिश्ता है इसके बीच में। अगर हम लोग बात करेंगे वेग की, तो वेग कितना हो गया, वेग बराबर क्या हो गया, वेग की को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, v से। यहां पर हम लोग वेग किससे निरूपित करेंगे, यानी यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। ठीक है, तो कोणीय वेग को हम किससे निरूपित करते हैं, ओमेगा से, जिसका मान कितना होता है, v/r। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं त्वरण की, क्या बोलते हैं, त्वरण की बात करते हैं, जिसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं, a से। यहाँ पे दो तरह के त्वरण होते हैं, एक केंद्रीय त्वरण हो गया, ठीक है ना, और एक क्या हो गया, स्पर्शी त्वरण हो गया, जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, या त्रिज्यीय त्वरण भी बोलते हैं। तो जो त्रिज्यीय त्वरण है हम उसकी बात करेंगे, केंद्रीय त्वरण की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखो केंद्रीय त्वरण सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक वृत्तीय गति करे। मैं आप लोगों को इसके पहले बता रखा हूं कि वृत्तीय गति वही संभव है जहां पर केंद्रीय त्वरण हो। जहां पर केंद्रीय त्वरण नहीं होगा, जहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो नहीं होगा, तो वहां पर किसी भी तरह से सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। यानी कि केंद्रीय त्वरण का सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य है कि वो वस्तु को वृत्तीय गति प्रदान करे।
तो वस्तु को वृत्तीय गति प्रदान करने वाला कौन सा त्वरण है? वो केंद्रीय त्वरण है। लेकिन जो त्रिज्यीय त्वरण है या फिर स्पर्शी त्वरण जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो किस में होगा? वृत्तीय गति में। लेकिन उसका अच्छा हम लोग अब जहां पे रिलेशन देंगे वो किससे देंगे? स्पर्शी त्वरण से ही देंगे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? कोणीय त्वरण। वो क्या होता है? कोणीय त्वरण को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? अल्फा से, जिसका मान कितना हो जाता है? ए टी बाई आर। अब देखो मैं यहाँ पे टी लगाया हूं, टी स्टैंड्स फॉर टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब स्पर्शी, स्पर्शी मतलब कि त्रिज्यी, ठीक है ना। तो त्रिज्यीय जो त्वरण है वो कितना है तुम्हारा? ए, तो वहां पे ए टी बाई आर हो गया, तो उसका डायरेक्ट रिश्ता वहीं से होता है। अच्छा, बात कर लिए त्वरण की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे संवेग की। किसकी बात करेंगे? संवेग की। तो संवेग को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? पी से, ठीक है ना, जिसका मान कितना होता है? एम इंटू बी, ठीक है ना। यहां पे हम लोग किस क्या करेंगे? कोणीय संवेग क्या इस्तेमाल करेंगे? कोणीय संवेग शब्द इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं? जे से, ठीक है ना। तो अब कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा? चूंकि कोणीय रेखीय जो संवेग होता है यानी स्थानांतरी, ठीक है, स्थानांतरीय संवेग जो गति होगा, उसमें क्या होगा? जो संवेग है उसमें क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग करते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा? द्रव्यमान क्या था? जड़त्व था। तो यहाँ पे जो जड़त्व है वो आई है और वेग जो यहाँ पे है वो ओमेगा है। तो क्या हो गया? संवेग बराबर आई। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कार्य की, अगर कार्य की बात करेंगे तो स्थानांतरीय गति में जो कार्य बराबर होता है बल गुणे W बराबर F इंटू एस, यानी कि एक सेकेंड, F इंटू एस, ठीक है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। यहां पर जो कार्य होता है, यहां पे हम लोग कार्य कहेंगे, तो यहां पर जो कार्य होगा उसको कैसे बताएंगे? वो होगा यहां बल की जगह पे क्या हो गया आपका? बल आघूर्ण। क्या हो गया? बल आघूर्ण। और विस्थापन की जगह हम लोग क्या करेंगे? कोणीय विस्थापन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं थीटा, ठीक है ना। तो यहां से क्या मिल गया आप लोगों को? टाउ इंटू थीटा। टाउ क्या है? बल आघूर्ण है, और थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन, ठीक है ना। देखो बेसिकली यहीं से आया था, इनके बीच में जो रिश्ता आया था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, तो वो यहीं से आया था। जब आप बल को उससे निरूपित करेंगे तो दोनों में कार्य तो बराबर होगा, कार्य तो कार्य होता है, तो वहां पर इक्वेट करके आप निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। हालांकि इसको आगे हम लोग चल के निकालेंगे। कार्य अगर ये हो जाता है, इसमें क्या हो गया? अगर इसमें हम लोग बोलेंगे गतिज ऊर्जा, देखो स्थितिज ऊर्जा तो स्थिति की वजह से होता है। यहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे? गतिज ऊर्जा की। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो यहाँ पे क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू कितनी होती है? हाफ m की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग? जड़त्व आघूर्ण की, गुणे v स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या हो गया? यहां तक समझ में आ रहा है कि अगर गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो क्या हो गया? अगर हम लोग शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति बराबर क्या होता है? आपको याद होगा, अभी हम लोग इसके पहले शक्ति पढ़े थे। तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है बल गुणे वेग, ठीक है ना, बल गुणे वेग, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं F इंटू वी। यहां पर शक्ति बराबर क्या होगा? यहां पर शक्ति बराबर हो जाएगा टाउ, यानी बल की जगह पे क्या हो गया? टाउ इंटू ओमेगा, ठीक है। ये किसका मान हो गया? शक्ति का मान हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्थानांतरी गति को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोणीय गति, या सॉरी स्थानांतरी गति को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? घूर्णन गति में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला कहां से आया। तो देखो जो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आया है, पहली बात वो इस बात से आया है कि कभी भी जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा? बराबर होना चाहिए। और साथ में कार्य करने के साथ साथ जो उसके अंदर गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी वो दोनों में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करते हैं स्थानांतरी में, तो वो कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो जिसके पास गतिज ऊर्जा थी और वो गतिज ऊर्जा अचानक से स्थानांतरी गति कर रहा था और फिर उसने कंप्लीटली अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया? घूर्णन गति में। किसी कारण से स्थानांतरी गति किस में परिवर्तित हो गया? घूर्णन गति में परिवर्तित हो गया। तो क्या होगा?
ऊर्जा का तो क्षय होगा नहीं। ऊर्जा तो भाई ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का ना तो सृजन किया सकता है ना विनाश किया सकता है। यानी कि यदि कोई वस्तु अचानक से स्थानांतरी गति करते करते घूर्णन गति कर गई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे मान एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या हो गया कि कोई चीज जा रही थी चलते हुए और तब तक आपने कोई दौड़ते हुए जा रहा था और आपने पैर लगा दिया। होता है ना, कभी कभी कुछ लोग खेल रहे होते हैं, मान लीजिए कोई लड़का है वो दौड़ते हुए आ रहा है, तो अभी उसके अंदर क्या था, स्थानांतरी गति थी, और आपने जैसे ही पैर लगाया तो वो अब क्या करेगा, घूर्णन गति करेगा। तो तुरंत क्या हो गया, उसने क्यों घूर्णन गति करेगा, क्योंकि अब वो एक अक्ष के साथ वो क्या करेगा, मोशन करेगा। ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। ये क्या होगा, इसके बराबर होना ही होना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का ना क्षय हो सकता है ना तो सृजन हो सकता है। तो यहां से हाफ तो ऐसे ही ऑलरेडी कैंसिल हो गया। तो हम लोग को क्या मिल गया, mv स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, आई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा का रिश्ता हम लोग को पता है, अगर कोई वृत्तीय गति है तो वृत्तीय गति में आप लोगों को याद होगा कि क्या होता है, किसी एक बिंदु होती है, जिस बिंदु को पे हम लोग क्या मानते हैं, उसका द्रव्यमान केंद्रित है और उससे केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। अगर तो ऐसी स्थिति में इसके वेग को हम लोग कैसे ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं v बाई आर का होल स्क्वायर। यहां से क्या हो गया, mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो i बराबर हम लोग को क्या मिल गया, एम आर स्क्वायर। यहीं से ये सूत्र आया है i इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है ना। जहां r क्या है, r वो त्रिज्या है जहां से वस्तु का द्रव्यमान क्या है, केंद्रित है, या तो कोई वस्तु जो है वो बिंदु है। ठीक है ना। तो वस्तु का जहां पे द्रव्यमान केंद्रित है वहां से जो घूर्णन अक्ष है उसके बीच में जो दूरी है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर। तो यहां से हम लोग को जड़त्व आघूर्ण का क्या मिल गया, सूत्र मिल गया। यहां से हम लोग को जड़त्व आघूर्ण का क्या मिल गया, सूत्र मिल गया। ठीक है ना। तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र तो यहां मिल गया, लेकिन अब एक बात और भी समझना है कि अलग अलग तरह के, देखिए अलग अलग तरह के वस्तु का अगर हम लोग देखेंगे तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है ना। जिसपे हम लोग न्यूमेरिकल कराएंगे, क्यों, क्योंकि अलग अलग वस्तु का जो द्रव्यमान का केंद्र होता है वो अलग अलग बिंदु पर संभव है कि हो। ठीक है ना। कोई हो सकता है कि किस तरह से वो गति कर रहा है, किस तरह से घूर्णन गति कर रहा है, किस अक्ष पे कर रहा है, इन सब बातों पे भी क्या करता है, वो निर्भर करता है, जिसपे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मतलब कंप्लीटली हम लोगों ने क्या समझा है कि घूर्णन गति क्या है, घूर्णन गति और स्थानांतरी गति में क्या अंतर होता है, और उसके कितने लगभग सूत्र आपने देख लिया है। कुछ बातें और भी हम लोग जानेंगे। तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला तो पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना। एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है। s बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना। फिर v ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी गति के समीकरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है। जड़त्व आघूर्ण कैसे आया, गति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, स्थानांतरी गति से घूर्णन गति में क्या अंतर होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। और अगले लेक्चर में हम लोग अब इसके लिए बात करेंगे कि किस तरह से हम इनके प्रश्नों का जवाब दें। हालांकि कुछ बातें और भी हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।